हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो चल रहा है। ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो चुका है, व्यस्तता के कारण मैं कवर अप नहीं कर पाया, लेकिन अब यहाँ से आपको मैं पूरा गाइड करता चलूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस वीडियो को। और 5 व 6 जून को जो पेपर हुआ था, बिल्कुल उसी पर आधारित और आगामी शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको सरकारी सीट पाने से, सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी की हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब आगे कैसा एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, सारा इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा। सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी देखिए एग्ज़ाम्स हुए हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उसके इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने दिए हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले सेमेस्टर में जब आप न्यू एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसकी भी क्लासेस आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेंगी। और अब जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए आने वाली हैं वो भी सारी इसी चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ये है यूट्यूब चैनल, इस पे आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जो पहला ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछने को मिलता है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। द पावर ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव व्हेन इट इज़। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि विच लेंस पावर विच ऑफ द लेंस पावर इज़ पॉजिटिव, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा बेलनाकार लेंस, तीसरा अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको भी पता होगा कि इसका जो आंसर होने वाला है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस इसलिए क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो होती है वो होती है पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर हो के आएगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस तब होगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो इसका जो पावर आएगा नेगेटिव। इसमें पूछा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसका ऑप्शन जो दिया है मीटर, डायोप्टर, वॉट या न्यूटन। पूछा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा डायोप्टर। बहुत सीधा सा आंसर होने वाला है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखते हैं हम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इसमें पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, आपने बल्ब देखा ही होगा, उसमें जो ऐसे ऐसे करके फिलामेंट लगा होता है जिससे वो बल्ब जलता है। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है, यही पूछा गया है। तो ये फिलामेंट आपका होता है टंगस्टन। आगे देखते हैं हम। परावर्तन का नियम क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज परावर्तन कोण दुगुना होता है, आपतन कोण 0 होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों कोण समान नहीं होते। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ही होगा क्लास 10th में भी, ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर।
तो आगे देखते हैं हम, यदि धारा बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है। इफ़ करंट इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जब करंट इंक्रीज होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या चुंबकीय क्षेत्र घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या जीरो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका भी आंसर एकदम सिंपल सा होने वाला है, जब धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि देखने को मिलती है, इंक्रीज होता है। तो आगे देखते हैं हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब स्थित होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट कहाँ पर स्थित होते हैं, अलग अलग तल में या परस्पर लंबवत या एक ही तल में या समान। तो इसका जो आंसर होने वाला है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपने क्लास 10th में पढ़ाई होगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका आंसर एक ही तल में हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी परिपथ में R बराबर 4 ओम और वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट है तो I का मान ज्ञात करना है। इफ़ R इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट एंड वोल्टेज गिवन 12 वोल्ट देन फाइंड करंट। तो ओम के नियम से आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू IR। इसमें हम V की वैल्यू पुट करेंगे 12, I की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं पता है I की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो X ले लेंगे इसका मान, और R का वैल्यू दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो X की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी 3। यही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर। आगे देखते हैं हम, उत्तल दर्पण में बनी छवि। तो पूछा गया है, इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज। इसका जो ऑप्शन होने वाला है आपके लिए, वास्तविक, आभासी, सीधा और छोटा, तीसरा अनंत पर और चौथा उल्टा। तो उत्तल दर्पण में मैं बता दूं आपको, जितनी भी छवि आपको देखने को मिलती है उत्तल दर्पण में, आपको जितनी भी इमेज देखने को मिलती है वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। आगे देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन जब बड़ा होता है 1 से तो छवि कैसी बनेगी। इफ़ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 द इमेज इज। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या उल्टा बनेगा या वास्तविक। इमेज होगा हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं हम, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन दिए है वॉट, जूल, वॉट घंटा या ओम। तो इसका भी आंसर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है जूल। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कार्य भी ऊर्जा ही हुई, ऊर्जा की हानि हुई, तो कार्य, ऊर्जा, इन सब की वैल्यू मतलब मात्रक जूल ही होती है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, वह उपकरण जो धारा को मापता है, तो द डिवाइस दैट मेजर्स करंट, वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या रियोस्टेट। तो जो करंट को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, अमीटर तो आपका करंट को मापता है, और गैल्वेनोमीटर होता है जो छोटे से छोटे करंट को मापता है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए देखने के लिए, अमीटर एवं गैल्वेनोमीटर, तो जो बड़ा मात्रक है आपका अमीटर, तो इसका आंसर होने वाला है अमीटर। और किसी ऑप्शन में आपको अमीटर देखने को न मिले तो सीधा सीधा आंसर होगा गैल्वेनोमीटर, पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया है तो अमीटर आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन।
जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सी जो प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। ऑप्शन है वेग, तरंगदैर्घ्य, दिशा और आवृत्ति। तो प्रकाश किरण का वेग तो बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी वेग बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, दिशा भी बदल जाती है। आपने पढ़ा ही होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है या तो झुक जाता है या तो दूर हट जाता है, तो ये हुआ है, उसका दिशा तो चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई प्रकाश का वेवलेंथ अलग अलग होता है, जैसे रेड का अलग होता है वेवलेंथ और येलो का अलग होता है। तो तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। वेलोसिटी, आपने प्रकाश का वायु में अलग चाल देखा होगा, ध्वनि में अलग चाल देखा होगा, मतलब प्रकाश का चाल ठोस में अलग देखा होगा, द्रव में अलग देखा होगा, निर्वात में अलग देखा होगा। तो ऐसे ही तो वेग भी चेंज हो जाता है। बचा क्या? आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे देखते हैं हम। बिजली के हीटर में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? विच मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर? इसका आंसर होने वाला है टंगस्टन। आपने बिजली के हीटर में टंगस्टन का प्रयोग होता है देखा ही होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि बल्ब में 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो धारा कितनी बहेगी? यदि बल्ब में 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो धारा कितनी बहेगी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा ही होगा, इस पर न्यूमेरिकल बनते हुए बहुत बार देखा होगा। इसका एक वो होता है करंट और क्या नाम है, शक्ति, यानी कि करंट और शक्ति में एक रिलेशन होता है और वोल्टेज में ये होता है सूत्र। इसी सूत्र से आपका जो क्वेश्चन ये है सॉल्व होने वाला है। हमें करंट फाइंड करना है और हमको वोल्टेज भी दिया हुआ है और शक्ति भी दी हुई है। तो इसको हम सीधा डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 आउट होगा। जब हम 10 का भाग देंगे 22 में, पहले हम इसको 2 से काट लेंगे, 2 5 जा 10, 11, 5 का भाग देंगे हम 11 में, तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 5 का जब हम डिवाइड करेंगे 11 में तो इसका आंसर आपको आएगा 0.45। इसका आंसर आएगा 0.45। ये पहला नंबर ऑप्शन ही सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं हम। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी बहुत आसान प्रश्न होने वाला है आपके लिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिरोध, परावर्तन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या चुम्बकीय प्रभाव? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। तो आगे देखते हैं हम। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है आपको बताना है। 3600 जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स या 36,000 जूल या 3.5 इंटू 10⁵ जूल। ये भी बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा हो। ये क्लास 10th में भी आपको पूरा प्रूफ करवाया जाता है कि कैसे आता है ये, और बहुत इजी है बहुत। और हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं देखना है, तो इसका सीधा आंसर आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? हमको देखना है अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है? विच रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड? संयोजन, वियोजन, अपघटन या उदासीनीकरण? तो इसका आंसर साफ साफ देखने को मिलता है। जब कोई अम्ल और कोई क्षार मिलते हैं तो सीधा उदासीनीकरण होता है और हमें सॉल्ट की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा और बहुत बार सुना होगा और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग भूल जाते हैं इसका आंसर, तो आपको भूलना नहीं है। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो इसका आंसर सीधा सीधा होने वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे एंड होते हैं क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी कि आपको कैसे
क्या करना है, आप क्या प्रोसेस करना है अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो। और ग्रुप ए का भी एग्ज़ाम लगभग पूरा फिनिश हो गया है, तो और अभी बाकी ग्रुप्स के एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहेंगी और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।